Hello student, good afternoon to all of you. Today discuss the topic is कार्बोहाइड्रेट। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका रूल क्या है, कार्बोहाइड्रेट हम लोग क्यों, हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप्स के हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का हमारे बॉडी में यूज क्या है, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और कार्बोहाइड्रेट हमारे कोई भी सब्सटेंस में प्रेजेंट्स हैं या नहीं हैं, उसको कौन से टेस्ट के द्वारा चेक कर सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द कार्बोहाइड्रेट। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में क्या हुआ कि हमको पता है जो हमारे जनरल स्ट्रक्चर हैं कार्बोहाइड्रेट के, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऑल आर अवेलेबल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कि उसमें कंटेंट होते हैं कार्बन की भी, हाइड्रोजन की भी और ऑक्सीजन की भी, ठीक है। दे आर कॉमनली नोन एज द सैकराइड शुगर। तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट को एक सैकराइड और शुगर के हिसाब से भी जानते हैं। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर इन प्लांट एंड एनिमल। ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब कोई प्लांट के इसमें से निकल आते हैं या डेवलप्ड होते हैं या कोई एनिमल्स से, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन द प्लांट इज स्टार्च। तो जितने भी कॉमन कार्बोहाइड्रेट है ना, सारे हमारे प्लांट्स से फाउंड होते हैं इज स्टार्च के हिसाब से, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन एनिमल्स इज ग्लाइकोजन। यदि प्लांट से फाउंड हो रहे हैं तो स्टार्च से फाउंड होंगे, और एनिमल से फाउंडिंग हो रहे हैं, एनिमल से निकल के आ रहे हैं तो ग्लाइकोजन से आएंगे, ठीक है। इट इज ए स्टोरेज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट फाउंड लीवर एंड मसल्स। और हमारे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे बॉडी के लीवर और मसल सेल में स्टोरेज होके रहते हैं। तो पहले बात हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से कंपाउंड रहते हैं, उसमें रहते हैं कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को और कौन से नाम से जानते हैं, तो शुगर से। देन दिस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्लांट एंड एनिमल, बोथ आर इन नेचर, ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग कार्बोहाइड्रेट प्लांट से निकल के आता है, कार्बोहाइड्रेट डेवलप्ड इन प्लांट सेल, तो हम लोग किस में से आएगा, स्टार्च से आता है कॉमनली, और यदि एनिमल से आ रहा है तो ग्लाइकोजन से कॉमनली फाउंड होते हैं, ठीक है। और जो हमारे कार्बोहाइड्रेट प्रिपेयर्ड होते हैं और फाउंड होते हैं और स्टोरेज होके हमारे बॉडी में रहते हैं, तो जो बॉडी में स्टोर होके रहते हैं तो वो कहाँ पे स्टोर होके रहते हैं, इन फ्यूचर के लिए जो स्टोर होके रहते हैं वो लीवर और मसल सेल में हमारे बॉडी में स्टोर होके रहते हैं। तो यहाँ पे 3 MCQ क्वेश्चन डेवलप्ड हो गए कि हमारे बॉडी में स्टोरेज होके कार्बोहाइड्रेट कौन से सेल में रहते हैं, तो लीवर और मसल्स। प्लांट सेल से अगर कार्बोहाइड्रेट फाउंड हो रहे हैं तो कहाँ से फाउंड हो रहे हैं, और एनिमल से फाउंड हो रहे हैं तो कहाँ से फाउंड हो रहे हैं, ठीक है। अब जेनरल स्ट्रक्चर देखते हैं तो एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स के हुए H2O। तो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल फार्मूला है, दिस वन इज द जनरल फार्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। दिस वन इज द जनरल फार्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग का डेफिनेशन देखते हैं। तो केमिकली कार्बोहाइड्रेट में भी डिफाइंड इज द पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन, एंड दे आर सब्सटेंस विच यील्ड ऑन दिस सब्सटेंस ऑन हाइड्रोलाइसिस। तो केमिकली अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज ए पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन। तो इसमें बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप रहते हैं एज पर एल्डिहाइड एंड कीटोन, एंड दे आर सब्सटेंस विच यील्ड एज ए सब्सटेंस ऑन हाइड्रोलाइसिस। और जब हम लोग कोई भी रिएक्शंस करते हैं, अगर कार्बोहाइड्रेट हमको यील्डिंग करवाना है तो थ्रू हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस दे विल यील्ड, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स का मेन रूल्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं,
तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द चीप सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में एनर्जी सोर्सेस के लिए एक जरिया है। कार्बोहाइड्रेट से बॉडी में एनर्जी डेवलप्ड होते हैं। दे फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल कंपाउंड लाइक लिपिड एंड कंजुगेटेड प्रोटीन्स। तो जितने भी हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनके बायोलॉजिकल कंपाउंड्स के हिसाब से देखते हैं तो इसमें कॉन्स्टिट्यूट होते हैं लिपिड एंड कंजुगेटेड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट लिपिड और प्रोटीन्स को लेके भी बना होता है, उसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। Some carbohydrate derived is used for drugs like cardiac glycosides and antibiotics। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स ड्रग्स में जो यूज किए जाते हैं वो कौन से हैं? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स एंड एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक और कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स लाइक ड्रग्स में हमारे कार्बोहाइड्रेट डेरिवेटिव्स को यूज़ किया जाता है। अब और एक MCQ क्वेश्चन आता है कि लैक्टोज जो है, हम लैक्टोज को कौन प्रिंसिपल शुगर मतलब हमारे मिल्क में कौन से शुगर डेवलप्ड होते हैं, मिल्क में कौन से शुगर प्रेजेंट्स हैं? तो वो हो गया हमारे लैक्टोज। जो ह्यूमन बीइंग के बॉडी में जो जो हमारे मिल्क है, मिल्क में मेन शुगर जो है उसका मेन प्रिंसिपल्स कार्बोहाइड्रेट एंड लैक्टोज। ठीक है कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप्स में डिवाइड हुए हैं, क्लासिफिकेशन क्या है और कौन कौन से क्लासिफिकेशन है और उसका डेफिनेशंस क्या है। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में दे आर डिवाइडेड इन 4 टाइप्स। वन इज द मोनोसैकेराइड, सेकंड वन इज द डाइसैकेराइड, थर्ड वन इज द ओलिगोसैकेराइड, फोर्थ वन इज द पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड्स का मतलब क्या? ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ द शुगर। मोनो मीन्स वन, सैकेराइड्स मीन्स शुगर। तो मोनोसैकेराइड्स मीन्स ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। दे आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड इज द सिंपल शुगर। इसमें जो है हमारे बहुत सिंपल मॉलिक्यूल रहते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, तो इसको हम लोग सिंपल शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, दिस वन इज द सिंपल शुगर। दे हैव द जनरल फार्मूला इज, इसमें सिंगल कार्बोहाइड्रेट है, सिंगल शुगर मॉलिक्यूल है, तो इसका जनरल फार्मूला इज दिस। एग्जाम्पल हुआ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज मोनोसैकेराइड्स हैं, मोनोसैकेराइड्स अगेन डिवाइड हुए हैं 4 टाइप्स में। तो मोनोसैकेराइड्स का मतलब क्या हुआ? दे कंटेन्स ओनली वन मॉलिक्यूल ऑफ द शुगर। These are the simplest carbohydrates, so it called as the simple. General formula is CH2O whole N। एग्जाम्पल हुआ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो ये अगेन डिवाइड हुए 4 टाइप्स में। वन इज द ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज एंड हेक्सोज। तो ट्रायोज कंटेनिंग 3 कार्बन एटम, टेट्रोज कंटेनिंग 4 कार्बन एटम, पेंटोज कंटेनिंग 5 कार्बन एटम एंड हेक्सोज कंटेनिंग 6 कार्बन एटम। तो ये किस तरीके से हो रहा है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बाद में देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि डाइसैकेराइड्स क्या है। तो डाइसैकेराइड्स में क्या होते हैं? डाइसैकेराइड्स यील्ड 2 मॉलिक्यूल ऑफ द मोनोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस। अगर हम लोग 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड्स कंपाउंड को यदि इंक्लूड करते हैं थ्रू हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस, तो वहाँ से हम लोग को डाइसैकेराइड्स कंपाउंड मिलेंगे। मतलब डाई मीन्स 2, सैकेराइड्स मीन्स शुगर। तो पहले 1 मोनोसैकेराइड्स और 1 मोनोसैकेराइड्स को हम लोग हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस में जब कंबाइन करेंगे तो वो डाइसैकेराइड्स में फॉर्मेशन हो जाएगा। दे हैव जनरल फार्मूला इज CnH2O होल N-1। ठीक है, एग्जाम्पल हुआ सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मोनोडाई ओलिगोसैकेराइड्स क्या है। ठीक है, अब ओलिगोसैकेराइड्स हमको देखने के लिए पहले हम लोग को जानना होगा ओलिगो मीन्स क्या। ओलिगो मीन्स मोर देन 2 मॉलिक्यूल। ओली मीन्स बहुत सारा। ठीक है, जिस तरीके से पॉली है उसी तरीके से ओली।
poly means be more than 10 atoms, oly means more than 2 molecules. ठीक है. सैकराइड्स मीन्स शुगर. तो हमको क्या है, दे प्रोड्यूस 2 और 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस. ओलिगोसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स में क्या हुआ, 2 मोनोसैकराइड्स कंबाइंड हुए आपस में थ्रू हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस एंड डाइसैकराइड्स विल फॉर्मेशन. ओलिगोसैकराइड्स में क्या होते हैं कि जो हमारे मोर देन 2 कंपाउंड्स हैं, यानी कि 3, 4, 5, 6, तो वो क्या करेंगे, आपस में कंबाइन होंगे. आइदर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकराइड्स और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकराइड्स और 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकराइड्स आपस में कंबाइंड होके थ्रू हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस में एक फॉर्मेशंस करेंगे, एक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा. दैट्स कंपाउंड्स आर कॉल्ड द ओलिगोसैकराइड्स. ठीक है. द जनरल फार्मूला ऑफ टेट्रासैकराइड्स आर CnH2O N-2. एग्जाम्पल रेफिनोज. तो इसकी जो जनरल फार्मूला है इसको हम लोग ओलिगोसैकराइड्स को टेट्रासैकराइड्स भी बोलते हैं. तो इसका जनरल फार्मूला है CnH2O होल N-2. एग्जाम्पल हुआ रेफिनोज. ठीक है. तो अब हम लोग को देखना है, अगर टेट्रासैकराइड्स है तो उसका जनरल फार्मूला 10. अगर पेंटासैकराइड्स है तो उसके जनरल फार्मूला यहाँ पे N-3 हो जाएंगे. अगर हेक्सासैकराइड्स है तो यहाँ पे N-4 हो जाएंगे. अगर हेप्टासैकराइड्स है तो N-5 हो जाएंगे. तो इसी तरीके से इन बिटवीन 10 मॉलिक्यूल्स दे विल बी फॉर्मेशंस ऑफ आइदर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक ये आपस में कंबाइन हो सकते हैं और हाइड्रोलाइसिस होके एक कंपाउंड फॉर्मेशन कर सकते हैं. अगर 4 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो टेट्रासैकराइड फॉर्मेशन होता है. 5 करते हैं तो पेंटासैकराइड, 6 करते हैं तो हेक्सासैकराइड, 7 करते हैं तो हेप्टा. तो उनका जनरल फार्मूला भी उसी हिसाब से 1 इंक्रीमेंट होते जाएगा. ठीक है. अब देखते हैं पॉलीसैकराइड्स क्या है. पॉलीसैकराइड्स दे रिड्यूस मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स ऑन मोनोसैकराइड्स ऑफ मोनोसैकराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस. तो यहाँ पे क्या होता है कि मोर देन 10 मॉलिक्यूल्स मतलब 10 से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जितने भी रहते हैं, 11, 12, 13, 14, उनके आपस में एक मतलब मोनोसैकराइड जो हैं वो 11 मॉलिक्यूल्स ऑफ 11th मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकराइड, 12th मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकराइड, ये आपस में कंबाइन होके हाइड्रोलाइसिस करके एक कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं. दैट आर कॉल्ड द पॉलीसैकराइड्स. दे हैव जनरल फार्मूला इज C6H10O5. एग्जाम्पल हुआ स्टार्च, ग्लाइकोजन, डेक्सट्रेन, सेलुलोज. ये सब कंपाउंड जो हैं ये हमारे पॉलीसैकराइड्स के अंडर में आते हैं. पॉलीसैकराइड्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. वन इज द होमोपॉलीसैकराइड्स एंड अनदर वन इज द हेटेरोपॉलीसैकराइड्स. अब होमोपॉलीसैकराइड्स क्या है और हेटेरोपॉलीसैकराइड्स क्या है. तो होमो मीन्स 1 और हेटेरो मीन्स मोर देन 1. ठीक है. तो होमो इफ दे विल yielding only 1 types of monosaccharides units on hydrolysis, that are called the homopolysaccharides. Polysaccharides means more than 10. लेकिन जो हमारे पॉलीसैकराइड्स मॉलिक्यूल बन चुके हैं थ्रू हाइड्रोलाइसिस, तो वो पॉलीसैकराइड्स भी अगेन 2 टाइप्स में हैं. वन इज द होमो एंड अदर वन इज द हेटेरो. होमो मीन्स हुआ कि 1 टाइप्स, होमो मीन्स 1, हेटेरो मीन्स मोर देन 1. ठीक है. तो अब हम लोग को देखना है कि होमोपॉलीसैकराइड्स का मतलब क्या है. तो होमोपॉलीसैकराइड्स का मतलब ये हुआ कि इफ़ दे yield ओनली 1 टाइप्स ऑफ मोनोसैकराइड्स यूनिट्स ऑन हाइड्रोलाइसिस, अगर खाली एक मोनोसैकराइड्स यूनिट्स यदि हाइड्रोलाइसिस में फॉर्मेशन होते हैं तो दैट्स आर कॉल्ड द होमोपॉलीसैकराइड्स. एग्जाम्पल वे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज. हेटेरोपॉलीसैकराइड्स में क्या हुए, अगर yielding हुए मोर देन 1 टाइप्स ऑफ मोनोसैकराइड्स यूनिट ऑन हाइड्रोलाइसिस, दैट्स आर कॉल्ड द हेटेरोसाइक्लिन. जो हमारे हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस होने के बाद पॉलीसैकराइड्स डेवलप्ड हुए, पॉलीसैकराइड्स फॉर्मेशंस हुए, वो पॉलीसैकराइड्स अगर एक यूनिट के फॉर्मेशन होते हैं
तो वो हो गए होमोपॉलीसेकेराइड। अगर मोर देन 1 यूनिट्स तक होते हैं तो हो गए हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, एग्जाम्पल है हेटेरो का हेपारिन, हाइलोरोनिक एसिड्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम लोग अभी डिस्कस कर दिए कि मतलब हमारे जो भी कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन क्या है, उसके क्लासिफिकेशन क्या है, उसका रूल क्या है। अभी हम लोग को देखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट के आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं है, दिस कंपाउंड्स विल प्रेजेंट्स कार्बोहाइड्रेट और नॉट। तो उसको टेस्ट करने के लिए हमारे कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हैं, उनको कंफर्मेशन करने के लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है। वो है, फर्स्ट वन इज़ द मलिश टेस्ट, सेकेंड वन इज़ द सॉल्युबिलिटी टेस्ट, थर्ड वन इज़ द फेलिंग्स टेस्ट। ऐसी और भी टेस्ट हैं। तो हम लोग देखते हैं मलिश टेस्ट क्या है। तो मलिश टेस्ट में क्या होते हैं कि हमारी जो कार्बोहाइड्रेट सैंपल हैं उनको पहले लेना है हमको 2 ml ऑफ कार्बोहाइड्रेट सैंपल, उसमें कुछ रिएजेंट्स ड्रग्स फॉलिंग्स मेलिस रिएजेंट्स के मिक्स करनी है इन एक टेस्ट ट्यूब लेके इसमें सैंपल देना है 2 ml सैंपल देने के बाद इसमें ड्रॉपली मलिस रिएजेंट ऐड करना है इन 5 ड्रॉप्स। ठीक है, उसके बाद ऐड करना है 2 ml कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, फिर इसमें ऐड करना है H2SO4 2 ml। ठीक है, तो इसमें जो भी हमारे सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के बाद बटम में एक लेयर फॉर्मेशन हो जाएंगे। यहाँ पे अगर एक लेयर फॉर्मेशन हो रहे हैं तो उसमें से हमको एब्जर्व करना है कि जो लेयर फॉर्मेशन हुआ है वो कौन से कलर के हुए हैं। अगर वायलेट या पर्पल कलर के हुए हैं तो हम लोग को पता चल जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट्स हैं, और अगर वायलेट्स या पर्पल कलर के नहीं हैं तो इसमें कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट है। समझ में आ गया। तो हम लोग को एक टेस्ट ट्यूब लेना है, उसमें 2 ml कार्बोहाइड्रेट सैंपल डालना है। ऐड करने के बाद 5 ड्रॉप्स ऑफ मलिस रिएजेंट, हमारे एक रिएजेंट होते हैं जो मलिस टेस्ट के लिए, उसको हमको डालना है। ऐड करने के बाद उसमें 2 ml मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद 2 ml कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने के तुरंत बाद जो हमारे टेस्ट ट्यूब हैं उनके बटम में एक लेयर फॉर्मेशन होगा, लेयर होगा वायलेट या पर्पल कलर का, तो हो गया हमारे की कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट से। और अगर लेयर ही फॉर्मेशन नहीं हुआ मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट है। अभी देखते हैं सॉल्युबिलिटी टेस्ट क्या है। तो हम लोग एक कंपाउंड्स लेंगे, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट सैंपल लेंगे, उसमें वाटर मिक्स कर देंगे और उसको सेक करेंगे। अगर कार्बोहाइड्रेट सैंपल वाटर के साथ कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, तो दैट्स आर द सॉल्युबल होते हैं तो मोनो और डाइसैकेराइड्स प्रेजेंट हैं, और अगर इनसॉल्युबल होते हैं तो पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट है। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट सैंपल वाटर के साथ कम्प्लीटली मिक्स होते हैं तो हमको वहाँ से पता चलता है कि इसमें मोनो या डाइसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट्स। लेकिन यदि इनसॉल्युबल होते हैं तो उसमें हमको पता चलेगी कि इसमें कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड्स लाइक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेस्ट इज द फेलिंग्स टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, फेलिंग टेस्ट में क्या होगा, 2 ml के हमको फेलिंग सॉल्यूशन लेने हैं, उसमें A and B, उसमें 2 ml शुगर सॉल्यूशन डाल देना है। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट सैंपल सॉल्यूशन है उसको 2 ml लेना है एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें फेलिंग सॉल्यूशन A and B 2 ml ऐड कर देना है। तो वहाँ से हमको क्या होगा, एक बीकर लेना है, उसमें कार्बोहाइड्रेट सैंपल सॉल्यूशन डाल देना है, सैंपल सॉल्यूशन डाल देना है 2 ml का। ठीक है, और इसमें ऐड करना है फेलिंग सॉल्यूशन A and B 2 ml के लिए। ठीक है, तो ये जो हम लोग ऐड करेंगे फेलिंग सॉल्यूशन A and B, तो ऐड करने के बाद जस्ट हम लोग उसको सेक करेंगे तो वहाँ से येलो और ब्रिक रेड प्रेसिपिटेशन ऑब्जर्व होंगे। अगर येलो और ब्रिक रेड प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन हो रहे हैं, एक टर्बिडिटी फॉर्मेशन हो रहा है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, और वो टर्बिडिटी हमको येलो या ब्रिक रेड कलर में सीन हो रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग को पता चला कि फेलिंग्स रिएजेंट्स आर प्रेजेंट्स इन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बेनेडिक्ट टेस्ट क्या है। तो फर्स्ट हो गया कि मलिश टेस्ट, सेकेंड इज द सॉल्युबिलिटी टेस्ट, थर्ड वन इज द फिलिंग टेस्ट, फोर्थ वन इज द बेनेडिक्ट टेस्ट। अब बेनेडिक्ट टेस्ट क्या है, तो उसी तरीके से एक हम लोग को टेस्ट ट्यूब लेने हैं, उसमें टेस्ट सैंपल सॉल्यूशन जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की उसको डालनी है, ऐड करनी है। उसमें 8 ड्रॉप्स ऑफ बेनेडिक्ट 8 ड्रॉप्स ऑफ बेनेडिक्ट रिएजेंट्स डालनी है। उसको बॉयल करना है फ्लेम में 2 मिनट्स तक। बॉयल करने के बाद वाटर बाथ से निकाल के उसको कुछ मिनट तक बाहर रखना है। कूल होने के बाद हम लोग को वहाँ से सीन होगा कि ग्रीन, येलो कलर या ऑरेंज कलर या ब्रिक रेड कलर प्रेसिपिटेशन, मतलब इसमें भी टर्बिडिटी फॉर्मेशन होंगे। पहले एक सैंपल टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब में सैंपल सॉल्यूशन ऐड करना है। सैंपल सॉल्यूशन हमारा क्या है, कार्बोहाइड्रेट सैंपल सॉल्यूशन को ऐड करने के बाद उसमें बेनेडिक्ट रिएजेंट्स जब ऐड करेंगे तो वहाँ बेनेडिक्ट रिएजेंट्स ऐड करके मिक्स कर देंगे और वाटर बाथ में उसको 2 मिनट्स तक हीटिंग करेंगे, बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद उसको हमारे वाटर बाथ से रिमूव करके बाहर के कूल मतलब नॉर्मल एनवायरनमेंट में सीन रखेंगे। और जब वो कूल हो जाएगा तो वहाँ से ऑब्जर्व करना कि मतलब धीरे धीरे टर्बिडिटी फॉर्मेशन हो रहा है, और वो टर्बिडिटी आइदर रेड कलर, ग्रीन येलो कलर की दिखाई देगी या ऑरेंज कलर की या ब्रिक रेड प्रेसिपिटेंट कलर की। ठीक है, तो वहाँ से हम लोग को पता चल गया कि इसमें शुगर प्रेजेंट है। और अगर टर्बिडिटी ही सीन नहीं हुई तो शुगर इज द एब्सेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द टॉमर टेस्ट। टॉमर टेस्ट में क्या होता है, 2 ml टॉमर रिएजेंट्स, एड 3 ml ऑफ द शुगर सॉल्यूशन, बॉयल फॉर 2 मिनट एंड देन कूल। इसको भी इसी तरीके से करना है बेनेडिक्ट टेस्ट के जैसे। सैंपल सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में, उसमें टॉमर रिएजेंट्स डाल के ऐड करके उसको हीटिंग करना है 2 मिनट्स के लिए। उसके बाद हीटिंग मटेरियल से बाहर निकाल के उसको कूलिंग करना है। आफ्टर कूलिंग दे विल ऑब्जर्व येलो और रेड प्रेसिपिटेशंस। यदि येलो और रेड प्रेसिपिटेशन के कुछ टर्बिडिटी फॉर्मेशन हो रहे हैं तो दिस वन इज द शुगर, और यदि नहीं है तो दिस वन इज द शुगर इज एब्सेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द बारफर टेस्ट। तो हमारे फर्स्ट टेस्ट इज द मॉलिश टेस्ट, सेकेंड वन इज द सॉल्युबिलिटी टेस्ट, थर्ड वन इज द फेलिंग्स रिएजेंट्स फेलिंग्स टेस्ट, फोर्थ वन इज द बेनेडिक्ट टेस्ट, फिफ्थ वन इज द ट्रॉमर टेस्ट, सिक्स्थ वन इज द बारफर टेस्ट। अब देखते हैं बारफर टेस्ट है क्या। तो बारफर टेस्ट जो है इसमें भी उसी तरीके से हम लोग शुगर सैंपल लेंगे एक बीकर में, टेस्ट ट्यूब में सैंपल सॉल्यूशन लेने के बाद सैंपल सॉल्यूशन लेंगे। सैंपल सॉल्यूशन लेने के बाद इसमें बारफर्ड रिएजेंट्स ऐड करेंगे। बारफर्ड रिएजेंट्स ऐड करने के बाद उसको हीटिंग करेंगे थ्रू वाटर बाथ। हीटिंग करने के बाद कूलिंग करेंगे। कूल होने के बाद ऑब्जर्वेशन, आफ्टर कूलिंग दे विल ऑब्जर्व ब्रिक रेड प्रेसिपिटेशन एट द बॉटम ऑफ टेस्ट ट्यूब। यहाँ पे हम लोग को एक ब्रिक रेड कलर की प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन होने की सीन होगी। अगर इस तरीके की सीन हो रही है तो कार्बोहाइड्रेट इज प्रेजेंट, और यदि हमारे कोई बॉटम में टर्बिडिटी ही प्रेजेंट ऑब्जर्व नहीं हो रहे हैं तो देट्स आर द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द सेल्यूनोफ टेस्ट। सेल्यूनोफ टेस्ट ऑल्सो सेम टाइप्स। नेक्स्ट रैपिड फॉर्फ्यूरल टेस्ट। रैपिड फॉर्फ्यूरल टेस्ट में क्या होगा, उसी तरीके से एक सैंपल सॉल्यूशन लेना है टेस्ट ट्यूब में। सैंपल सॉल्यूशन नीचे शुगर सॉल्यूशन लेने के बाद इसमें अल्फा नाप्थोल 1% अल्कोहल जो है वो वाले अल्फा नाप्थोल 1 ml ऐड करनी है। अल्फा नाप्थोल सॉल्यूशन 1% इन अल्कोहल 1 ml ऐड करके उसमें 5 ml कंसनट्रेटेड HCl ऐड करनी है। फर्स्ट अल्फ़ा नाप्थोल 1 ml ऐड करना है, उसके बाद कंसनट्रेटेड HCl ऐड करनी है। HCl ऐड करने के बाद उसको बॉयल करना है। बॉयल कर देने के बाद उसको कूलिंग करना है। आफ्टर कूल दे विल ऑब्जर्व डी पर्पल कलर प्रेसिपिटेशंस
डीप पर्पल कलर ऑब्जर्वेशन सॉल्यूशन जो रहेंगे वो पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यदि पर्पल कलर में कन्वर्ट हो रहे हैं तो दैट्स आर द प्रेजेंट्स इन फ्रुक्टोज सुक्रोज एक्सेट्रा। तो दिस टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर फ्रुक्टोज एंड सुक्रोज। ठीक है, अगर पर्पल कलर ऑब्जर्वेशन नहीं हो रहे हैं तो एब्सेंट है शुगर। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द ओसाजन टेस्ट। ओसाजन टेस्ट में क्या हो रहे हैं कि उसी तरीके से हमारे जो ओसाजन टेस्ट है इसको क्या करना है, एक वाटर बाथ को सेटअप करना है, वाटर बाथ में वाटर हीटिंग करना है, टेस्ट ट्यूब एक टेक करना है, मतलब एक टेस्ट ट्यूब उसमें रखना है, एड 1 ml ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक। ये टेस्ट ट्यूब में 1 ml फिनाइल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करना है। उसके बाद 2 ml एसीटेट बफर सॉल्यूशन ऐड करना है, 5 ml वाटर उसमें मिक्स करना है और जेंटली वार्म करना है, उसे मिक्स करके वार्म करना है। देन उसको फिल्टर करके उसमें सैंपल सॉल्यूशन ऐड करना है। सैंपल सॉल्यूशन ऐड करने के बाद उसको हम लोग को बॉइलिंग वाटर में फिर से रखना है और कूल करना है। कूल करने के बाद वो जो अमाउंट है उसका क्रिस्टल्स को माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करना है अंडर द माइक्रोस्कोप। क्रिस्टल्स अमाउंट्स को भी माइक्रोस्कोप में देखना है और एग्जामिन को भी माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करना है, उसको अंडर माइक्रोस्कोप दे विल एग्जामिन। तो वहाँ से हम लोग को सोफ होगा, ऑब्जर्वेशन होगा कि ग्रीन येलो कलर के एक नीडल शेप क्रिस्टल फॉर्मेशन हुए हैं कि नहीं। अगर ग्रीन येलो कलर के नीडल्स शेप्स क्रिस्टल फॉर्मेशन हुए हैं तो उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है। अगर बैडमिंटन बॉल पाउडर पॉफ शेप में क्रिस्टल फॉर्मेशन है तो उसमें लैक्टोसाजोन प्रेजेंस है और लैक्टोज प्रेजेंट है। अगर सनफ्लावर और इट पेटल शेप्ड क्रिस्टल फॉर्मेशन है तो उसमें माल्टोज प्रेजेंट है। तो हम लोग को इसमें से स्पेसिफिक हो गया कि ओसाजन टेस्ट के लिए हम जब माइक्रोस्कोप में उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमको 3 ठो शेप दिखाई देगा, आइदर क्रिस्टल्स थीन लेयर नीडल शेप और एक बॉल लाइक बैडमिंटन टाइप की शेप और एक सनफ्लावर टाइप्स की पेटल शेप। ठीक है, अगर बॉल नीडल शेप दिखाई दे रही है तो उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है। अगर बैडमिंटन टाइप्स की बॉल शेप दिखाई दे रही है तो वो है लैक्टोज। और अगर माल्टोज प्रेजेंट है, सॉरी सनफ्लावर पेटल फॉर्मेशन दिखाई दे रही है तो वो हो गए माल्टोज। और अगर इन तीनों में से कोई सी भी नहीं दिखाई दे रही है तो वो हो गई हमारी शुगर इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, तो हम लोग को इस टेस्ट करने के लिए पहले एक प्री हीटेड वाटर बाथ लेना है। प्री हीटेड वाटर बाथ लेके इसमें एक टेस्ट ट्यूब को रखना है। टेस्ट ट्यूब को रखने के बाद इसमें 1 ग्राम ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन ऐड करके 1 ग्राम फिनाइल हाइड्रोजन ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद इसमें 2 ml एसीटेट बफर ऐड करना है और 5 ml वाटर ऐड करके मिक्स करके इसको जेंटली वार्म करना है और फिल्टर करना है। वार्म होने के बाद फिल्टर कर देना है। फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेटेड सॉल्यूशन रहेंगे, ये मान लो फिल्ट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसमें हमको सैंपल सॉल्यूशन ऐड करना है। सैंपल सॉल्यूशन ऐड करने के बाद अगेन इसको बॉइलिंग वाटर में रख के कूलिंग करना है, बॉयल करके फिर कूलिंग करना है। कूलिंग करने के बाद जब हम लोग उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो हमको इन तीनों पॉइंट्स, तीनों शेप से कोई सा भी एक शेप दिखाई देगा। अगर इन तीनों में से कोई सा एक शेप ऑब्जर्व हो रहा है तो हम लोग जान जाएंगे कि इन तीनों में से कोई सा भी एक ठो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट्स हैं। और अगर इन तीनों में से कोई से सेफ नहीं दिखाई दे रहे हैं तो इसमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट नहीं है, इसमें कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट बोल के मान जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द
नेक्स्ट वन इज द आयोडीन टेस्ट। तो आयोडीन टेस्ट में क्या होता है कि जो हमारे सॉल्यूशन हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, उस सैंपल सॉल्यूशन को लेना है, टेस्ट ट्यूब में सैंपल सॉल्यूशन लेना है। सैंपल सॉल्यूशन लेने के बाद इसमें हम लोग को 1 to 2 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करना है। 1 to 2 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करना है और उसको वार्म करना है। 1 to 2 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन लेने के बाद एक टेस्ट ट्यूब लेना है, इसमें सैंपल सॉल्यूशन देना है। सैंपल सॉल्यूशन ऐड करने के बाद 1 to 2 ड्रॉप्स आयोडीन ऐड करना है, आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करने के बाद फर्स्ट स्टेप हुआ कि आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे। आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करने से हम लोग को एब्जर्वेंस होगा, जब उसको मिक्स करेंगे तो ब्लू वायलेट कलर डेवलप्ड होगा या ब्राउन विन कलर डेवलप्ड होगा। अगर इस टाइप का कोई कलर डेवलप्ड होता है तो स्टार्च प्रेजेंट्स, स्टार्च लाइक ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट्स, और अगर नहीं होता है तो ग्लाइकोजन इज एब्सेंट। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर हम लोग उसको आयोडीन ऐड करने के बाद वार्म करते हैं, वार्म करने के बाद उसमें ब्लू कलर डिसअपियर होगा, ब्लू वायलेट से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर तुम आयोडीन ब्लू कलर हो गया है, मतलब सैंपल सॉल्यूशन आयोडीन ऐड करने के बाद ब्लू कलर हो गया है, तो दे आर कन्वर्टेड हीटेड फॉर, हीट करने के बाद आफ्टर हीटिंग दे विल कन्वर्टेड ब्लू कलर। यदि ब्लू कलर कन्वर्ट्स हो रहे हैं तो दे विल प्रेजेंट्स स्टार्च, और अगर ब्लू कलर प्रेजेंट्स नहीं हो रहे हैं तो स्टार्च इज एब्सेंट। ठीक है। नेक्स्ट है कि जब वार्म करने के बाद उसको कूल करेंगे तो आफ्टर कूलिंग दे ऑल्सो रीअपियर्ड ब्लू कलर। अगर ब्लू कलर रीअपियर हो रहे हैं तो स्टार्च प्रेजेंट, नहीं तो एब्सेंट। ठीक है। नेक्स्ट देखना है कि जो हमारे ब्लू कलर सैंपल सॉल्यूशन में आयोडीन ऐड कर दिए थे, उसके बाद उसमें हम लोग 1 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देंगे। जो हमारे सैंपल सॉल्यूशन है उसमें 1 ml 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। 5% मीन्स क्या? 5% मीन्स 5 ml ऑफ HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी NaCl। को देखना है 5% NaOH का मतलब क्या? 5% मीन्स जो भी हमारे सैंपल सॉल्यूशन है उसको जितना भी परसेंटेज, मतलब 5 है मतलब 5 ml लेना है और उसमें 100 ml वाटर देना है। तो यहाँ पे हमको बोला है 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड, 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स 5 ml NaOH विथ एड 100 ml ऑफ वाटर। ठीक है। तो ये हमारे प्रिपेयर्ड हो गए हैं 5% सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें से हम लोग को ओनली 1 ml ऐड करने हैं हमारे सैंपल सॉल्यूशन में। सैंपल सॉल्यूशन में ओनली 1 ml ऐड करने के बाद उसमें 2 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करना है। अगर हम लोग ऐड करते हैं तो उसमें ब्लू कलर अपीयर नहीं होंगे। अगर ब्लू कलर अपीयर नहीं हो रहे हैं तो स्टार्च प्रेजेंट है, अगर हो रहे हैं तो नहीं हैं। दिस प्रोसेस विल बी नॉट अपीयरिंग ब्लू कलर। यदि ब्लू कलर नहीं प्रेजेंट होते हैं तो स्टार्च है, और अगर होते हैं तो स्टार्च नहीं हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट टेस्ट इज, तो हमारे यहाँ पे आज कंप्लीट हो रहे हैं कि हम लोग का यदि भी कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड्स में हैं कि नहीं है। कोई भी हम एक कंपाउंड्स लेते हैं, कोई भी एक सम प्लांट्स मटेरियल्स लेते हैं और हम लोग उसमें यदि कार्बोहाइड्रेट्स टेस्ट, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट और एब्सेंट दे विल चेक, तो हम लोग इन सब टेस्ट करने के बाद ही कंफर्मेशन होएंगे कि इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट हैं कि नहीं है। ठीक है। तो आज हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ द कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स उनके जनरल फार्मूला क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप्स के हैं, कौन कौन सी हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, उनकी एग्जांपल्स क्या हैं, और जो भी हमारे केमिकल टेस्ट हैं कंफर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट दे विल डन। ठीक है। नेक्स्ट, तो इसमें कंफर्मेशन टेस्ट क्या क्या थे
कि हमारे फर्स्ट वे मलिश टेस्ट, सेकेंड वन इज़ द सॉल्युबिलिटी टेस्ट, थर्ड वन इज़ द फर्स्ट मलिश टेस्ट, second is the solubility test, third one is the Fellings test, fourth one is the Barfoot test, fifth one is the Traumert test, second one is the sixth one is the rapid perfural test, seventh one is the Selivanov test, eighth one is the rapid oxygen test, and last one is the iodine test. तो हम लोग ऑल आर टेस्ट, सब टेस्ट के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं. अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमारे जो भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इनके लिए स्पेसिफिक टेस्ट क्या है और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं. कार्बोहाइड्रेट की मेन केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है और स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट के लिए स्पेसिफिक टेस्ट क्या है. ये तो हम सब एक कंपाउंड से कौन से कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट है, दे आर चेक विल दिस टेस्ट. लेकिन यदि हम लोग को कोई स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट के बारे में चेकिंग करना है, कोई स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानना है कि ये कंपाउंड में वो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं, तो हम लोग कौन से टेस्ट करेंगे, दे आर डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए ताकि मैं आपके लिए नई वीडियो ला सकूं और आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं. थैंक यू.